अगर आपने पंचदंड छत्र का अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 नहीं देखा है तो पहले उन्हें अवश्य देखिए, क्योंकि यह कथा अध्याय 3 का ही आगे का भाग है। पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए पिछला प्रसंग जानना आवश्यक है। हमने भाग 3 में देखा था कि कुटिल वेश्या रूपश्री चालाकी से सुंदर कन्या लक्ष्मीवती के हाथों से वह पेटी छीन लेती है जिसमें पंचदंड छत्र की झालर और आभूषण सुरक्षित रखे गए थे। इसके बाद वह वेश्या लक्ष्मीवती को नगर के सेठ के पुत्र के हवाले करना चाहती है, केवल एक रात के सुख के लिए। यह सुनते ही पवित्र हृदय वाली लक्ष्मीवती आत्मदाह करने का निश्चय कर लेती है। तभी नियति करवट लेती है। राजा रत्न सिंह और वहाँ पहुँच जाते हैं। उधर विक्रमादित्य, जहाँ उसने लक्ष्मीवती को छोड़ा था, वहाँ मिठाई लेकर पहुँचता है, परंतु लक्ष्मीवती वहाँ नहीं होती। वह व्याकुल होकर नगर की ओर दौड़ता है और तभी उसे लक्ष्मीवती की पालकी दिखाई देती है। वह तुरंत राजा के साथ मिलकर राजभवन पहुँचता है। वहाँ रूपश्री वेश्या को बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद लक्ष्मीवती वह पेटी लेकर विक्रमादित्य के साथ अवंती नगरी पहुँचती है। वहाँ धूमधाम से उनका विवाह संपन्न होता है और दोनों का मधुर मिलन होता है। लेकिन तभी वहाँ नागदामिनी प्रकट होती है और वह कहती है, अब तुम्हें पहला दंड सर्वरस दंड अर्थात प्रथम दंड लेकर आना होगा। अभी तक तुम्हारे पास केवल दंड की झालर और आभूषण है। असली दंड की शुरुआत अब होगी। यहीं से आरंभ होती है अगली कथा, सर्वरस दंड, प्रथम दंड का रहस्य। नागदमनी ने रत्न पेटी खोलकर ध्यान से देखा और बोली, महाराज, ये तो छत्र की झालर के रत्न है। अब केवल पंचदंड पाना शेष है। विक्रम ने पूछा, वह कहाँ मिलेगा? नागदमनी बोली, सोपारक नामक नगरी में सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है। उसकी प्रिया उमादे हैं। उनके जीवन का चरित्र जानकर आप लौटें। पंचदंड की बात भी तभी स्पष्ट होगी। आप जैसे मैं कहूँ वैसा ही करें। विक्रम ने मन ही मन सोपारक जाने का निश्चय कर लिया। अवंती से लगभग 300 कोस दूर थी। 4 दिन बाद मंत्रियों और परिवार से आज्ञा लेकर विक्रम अपने मित्र अग्निवैताल की सहायता से रात के अंतिम पहर में वहां पहुंच गया। अग्निवैताल ने पूछा, महाराज, यह प्रवास किस लिए? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, पंचदंड की प्राप्ति के लिए ही यह यात्रा की है। अग्निवैताल बोला, अच्छा, यानी नागदमनी का कथन पूरा हो रहा है। इस काम में मेरी जरूरत हो तो आदेश दीजिए। विक्रम हंसकर बोला, मित्र, तुम्हारे बिना मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, पर तुम अभी नव विवाहित हो, भाभी के उलाहने मुझे नहीं सुनने। दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर अग्निवैताल ने अनुमति ली और अदृश्य हो गया। रात्रि का चौथा प्रहर था। मंद उजाले में भी सोपारक नगरी की सुंदरता चमक रही थी। पास ही एक निर्मल नदी बह रही थी। विक्रम ने वहीं स्नान कर प्रातःकाल की विधि पूरी की और थैला उठाकर नगर की ओर बढ़ चला। नगरी में प्रवेश करते ही विक्रम ने देखा, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता। लोग प्रसन्न और स्वस्थ थे। वह एक पांथशाला पहुंचा। ब्राह्मण वेश देखकर संचालक ने आदर पूर्वक स्वागत किया। वहां भोजन और ठहरने की उत्तम व्यवस्था थी। भोजन की सूचना देकर विक्रम थैला साथ लिए नगर घूमने निकल पड़ा। बाजार साफ सुथरे और मंदिर आकर्षक थे। उसने 5 स्वर्ण भद्राओं को स्थानीय मुद्रा में बदलवाया और कुछ सामान लेकर